हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रैक्टिस पेपर 4 करेंगे। तो प्रैक्टिस पेपर 4 में जो मैंने पहला क्वेश्चन रखा है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, -5, 8, 6 एंड 12, 0 बाय डिटर्मिनेंट्स। हमने डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ट्राइंगल का एरिया पता करना है जिसकी जो वर्टिसेस हैं यानी कोने, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो ये किस तरह से करना है आई थिंक सबको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गिवन वर्टिसेस लिखनी है। एक को हमने ए कहा, दूसरी वर्टेक्स को हमने बी कह दिया और तीसरी वर्टेक्स को सी नाम दे दिया। अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला है हाफ डिटर्मिनेंट 2, -5, 8, 6, 12, 0, 1, 1, 1। तो इस डिटर्मिनेंट को अब हमने सॉल्व करना है। हाफ हमने ब्रैकेट शुरू किया 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो 6 - 0 यानी 6। फिर ये साइन चेंज हो जाएगा +5, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया 8 - 12, 8 - 12 यानी -4। फिर +1, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया 0 - 72 तो -72। तो अब हम देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि माइनस के नंबर बड़े हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो हमें पता है कि एरिया तो माइनस में कभी होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां मॉडुलस लगा देंगे जो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट करेगा। हम हर बार मॉडुलस से स्टार्ट नहीं करते कि अगर पॉजिटिव आंसर है तो ठीक है मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडुलस लगता ही है और वो तब हम स्पेशली लगा देते हैं जब आंसर माइनस में आना हो, क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं होता। तो अब मॉडुलस हमने लगा दिया क्योंकि हम देख रहे हैं कि माइनस में आंसर आने वाला है। मॉडुलस 12 - 20 - 72। तो ये कितना आ गया, देखो ये 92 हो गया, माइनस का 92, 20 एंड 72 और प्लस का 12, तो ये 80 हो जाएगा। माइनस का 80, तो माइनस का 80 प्लस का 80 हो जाएगा, हाफ × 80। तो हम आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इंटेग्रेशन का, सेकंड क्वेश्चन इंटेग्रेशन का मैंने रखा है इंटेग्रल x³ - 2x² + 3x + 7 होल अपॉन x dx। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर देंगे, हर एक के नीचे x रख देंगे। तो x², एक पावर x की कम हो जाएगी, x² - 2x + 3 + 7 अपॉन x। ये हमारे पास इंटेग्रल बन जाएगा x से डिवाइड करके। तो x² का जो इंटेग्रल है वो है x³ - 2x² 2 + 3x प्लस अब 1/x, 7 तो बाहर आ गया, 1/x का इंटेग्रल होता है log mod x + c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और अब हमने इसको कर लिया सॉल्व वेरी इजीली।
ज़्यादा तो एक बात और है, एक स्टेप और कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई आ जाएगा 1/3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 log mod x प्लस c। अब इसका और पार्ट क्या रखा है मैंने, और पार्ट में है i इज इक्वल टू इंटेग्रल e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल अपॉन e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। तो अब तुम देखो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसका इंटेग्रेशन, उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पुट e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू z। तो डेरिवेटिव किया तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dz। तो देयरफॉर इंटेग्रल क्या आ गया, इंटेग्रल dz ओवर z मीन्स log mod z प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं log mod e पावर x प्लस e पावर माइनस x mod प्लस c। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन हम पेज पलट लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंटेग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। तो इसमें हमें पता है कि क्या करना है, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट कैसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का हाफ करो, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन 4, तो प्लस 4 प्लस 20 माइनस 4, इसका स्क्वायर रूट। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, जो ये पहले 3 नंबर हैं वो क्या बन गए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 20 माइनस 4 हो जाएगा 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग मॉड, पहले तो x की जगह x प्लस 2 है, प्लस अंडर रूट ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ये जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20, इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 लिख देंगे इसको, प्लस c। तो ये 2 मार्क्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, गिवन cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 1/7। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx को ओपन करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दोनों तरफ कॉस इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो यहां कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाय dx जो है वो बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/7। इसको हम स्टूडेंट्स कई बार ऐसे कहते हैं कि हम कॉस को उस तरफ ले गए तो कॉस इनवर्स बन गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि दोनों तरफ कॉस इनवर्स अप्लाई किया। तो यहां तो कॉस इनवर्स रहेगा, लेकिन यहां कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा इनवर्स फंक्शन होने की वजह से। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, कैसे कि dx इधर भेज दो, dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/7 dx। तो अब इंटेग्रल हमने जब किया दोनों तरफ का, तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ये कॉस इनवर्स 1/7 का पता नहीं क्या मुश्किल सा इंटेग्रल होगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 1/7 तो कांस्टेंट नंबर है, तो कॉस इनवर्स 1/7 भी तो कांस्टेंट नंबर है, इसलिए ये इंटेग्रल से ही बाहर हो जाएगा, सिर्फ dx का इंटेग्रल होगा। तो ये बन जाएगा y, और dx का इंटेग्रल क्या होता है x। तो x कॉस इनवर्स 1/7 प्लस c। तो आ गया हमारा आंसर। आखिरकार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो होना ही चाहिए। और फिर हमारे पास जो और पार्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका
क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो और पार्ट में जो है वो मैं लिख रहा हूं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी dy प्लस 2y dx इज इक्वल टू 2x क्यूब dx। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब पता करना है इसका, तो यानी कि हम dx से डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 2x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने क्या करना है? p और q लिखना है। हेयर p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2x क्यूब। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर में p का इंटेग्रल इज इक्वल टू e की पावर में 2 का इंटेग्रल, यानी e पावर 2x। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्वेश्चन हो गया पूरा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 7 एंड प्लेन में लिखना भूल गया, प्लेन x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 20। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन है वो राइट डाउन करेंगे। गिवन क्या है? एक तो लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2 अपॉन माइनस 3, y माइनस 9 अपॉन 5, z माइनस 4 अपॉन 7। लाइन की इक्वेशन को हमने ये इक्वेशंस को 1 नाम दे दिया, और x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 20 प्लेन की इक्वेशन को 2 नाम दे दिया। तो जब हमें स्टूडेंट्स लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशो, मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशो और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नोट करने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन 1 r, हमें अब सब पता है कि डायरेक्शन रेशो लाइन के जो नीचे नंबर लिखे हैं यही होते हैं, -3, 5, 7। और डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन 2 r, जो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स से हो जाती है, लेकिन आज मुझसे हो गई। देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2r, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लेन के अपने कोई डायरेक्शन रेशो नहीं होते, प्लेन क्योंकि डायरेक्शन रेशो सिर्फ लाइन के ही होते हैं, जो कि डेफिनेशन है डायरेक्शन रेशो की। तो इसलिए प्लेन के नहीं होते, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं। वो क्या होते हैं? बहुत आसान है ढूंढने, x y z की जो कॉफिशिएंट्स हैं, यानी 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, ये हैं 2 डायरेक्शन रेशो। अब हम लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड प्लेन 2, कॉमा देन थीटा अगर एंगल है इस लाइन और प्लेन के बीच में, तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर आएगा? देखो, जब 2 प्लेन्स के बीच में एंगल पता करना होता है तो कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं, जब 2 लाइंस के बीच में एंगल पता करना होता है तो कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइन और प्लेन के बीच में जब एंगल पता करना हो तो साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर्मूला वही लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला। डॉट प्रोडक्ट वाला कैसे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिवीजन में इनका मैग्नीट्यूड। तो -3 इंटू 1 -3, 5 इंटू -2 -10, 7 इंटू 3 प्लस 21, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। और डिवीजन में क्या होगा? पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो 9 प्लस 25 प्लस 49, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, देखो, -13 एंड प्लस का 21, यानी 8 आ गया। 8 अपॉन ये प्लस करके आ जाएगा अंडर रूट 83,
और ये प्लस करके आ जाएगा √14। तो हमें तो थीटा पता करना है, तो थीटा कैसे आएगा? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन √83 √14। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब 83 इंटू 14 करके लिख दो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, वैल्यू तो हमें फिर भी इस एंगल की नहीं पता, इसलिए हमें टेबल में देखनी पड़ेगी। तो इस वजह से डायरेक्टली हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमें नंबर पूरे ही मिलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन ए। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 6th क्वेश्चन, वो इंटेग्रेशन का है। वो क्या है? इंटेग्रेशन ऑफ e पावर 3x, सॉरी कॉस नहीं है, साइन है, e पावर 3x साइन 5x dx। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे? हम क्या करेंगे? हम ex को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, बाय पार्ट्स करना है। ये अब तुम जान ही गए हो, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, e पावर mx साइन nx या फिर e पावर mx cos nx। एक ही ढंग से होने वाले क्वेश्चन हैं दोनों का इंटेग्रल। तो हम फर्स्ट फंक्शन e पावर 3x मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx प्लस c। तो इस तरह से ये क्या बन गया? -1/5 e पावर 3x cos 5x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3/5 बाहर आ गया, 3/5 इंटेग्रल e पावर 3x cos 5x dx प्लस c। अब इसका ये देखो, साइन x से शुरू करेंगे तो cos x का बीच में आ जाएगा, दूसरा टाइप बन गया। और अगर cos x यहां होता तो फिर यहां साइन x आता। तो यहां पर अब क्या बनेगा? यहां पे फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे। -1/5 e पावर 3x cos 5x प्लस 3/5 ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि दो टर्म्स आएंगी। फिर से e पावर 3x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया हमने। तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस c इज इक्वल टू -1/5 e पावर 3x cos 5x। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 3/25 हो जाएगा, प्लस 3/25 e पावर 3x साइन 5x, और माइनस आएगा, यहां भी 3/5 है, यहां भी 3/5 है, तो 9/25। और ये क्या बन गया? e पावर 3x साइन 5x। इंटेग्रल इसका यहां से तो शुरू ही किया था, ये तो i खुद था, तो यहां पे i आ जाएगा प्लस c। अब ये 9/25 i जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहां पे i पहले से ही है, तो i प्लस 9/25 i इज इक्वल टू, अब यहां से हम एक तो 1/25 कॉमन ले लेते हैं दो टर्म्स में से, और एक e पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स में है। तो यहां क्या बचेगा? देखो, -5 cos 5x प्लस 3 साइन 5x प्लस c। पेज खत्म हो गया, पेज पलट लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा? 25 एलसीएम आ जाएगा, 25i प्लस 9i कितना हो जाएगा? 34i अपॉन 25 इज इक्वल टू 1/25 e पावर 3x ब्रैकेट स्टार्ट -5 cos 5x प्लस 3 साइन 5x प्लस c। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 34i इज इक्वल टू e पावर 3x, और अब हम प्लस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, 3 साइन 5x माइनस 5 cos 5x
और 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो 25C भी एक कांस्टेंट ही है, तो C ही रहेगा, प्लस C ही हम इसको कंसिडर करके चलेंगे। तो 34 से डिवाइड किया, I इज इक्वल टू 1/34 e पावर 3x इंटेग्रल 3 साइन इंटेग्रल नहीं ब्रैकेट 3 साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x प्लस C। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन शायद प्रैक्टिस पेपर 1 में भी मैंने करवाया और उसमें थोड़ा सा शायद इससे ज्यादा टाइम लिया मैंने समझाने में, तो 1-2 पॉइंट ज्यादा ही समझाए होंगे। तो अगर इसमें थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो प्रैक्टिस पेपर 1 में ये क्वेश्चन जरूर देखना जो मैंने सॉल्व करवाया। और अब हम आते हैं और पार्ट में इसके। तो और पार्ट में जो इंटेग्रल मैंने दिया है वो है dx अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से होना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पिछले प्रैक्टिस पेपर 2 में या 3 में ऐसा क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें पूरा मेथड उसके अंदर बताया था। इसका मैं आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, और मेथड तुमने वहां से देख के खुद प्रैक्टिस करना है। आंसर होगा -1/3 लॉग मॉड x प्लस 1/4 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1/12 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस C। तो आंसर ये मैंने बता दिया तुमको, और मेथड मैंने सिखा दिया था प्रैक्टिस पेपर 1 या 2 में मैंने ये बताया है, तो तुम उसमें देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 तुमको सबको पता है, तुमने देखा होगा, एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन फाइंड आउट करना है। तो उसमें गिवन क्या है, एक तो इलिप्स है x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x/4 y/3 इज इक्वल टू 1। तो हमने दोनों इक्वेशनें नोट करके उनको नंबर दे दिया। तो ये तो इलिप्स है, तो हम इलिप्स बनाते हैं, और वो भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि x के नीचे बड़ा नंबर है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाते हैं हम। डायग्राम थोड़ी सी केयरफुली तुम बना सकते हो, मेरी तो ड्राइंग को खास अच्छी है नहीं, तो जैसा भी बन जाता है मैं कर लेता हूं। रफ स्केच है वैसे भी। तो ये 4, ये -4, ये 3, ये -3। तो ये जो लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो x पे x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये दो नंबर हैं, तो ये यहां से पास होगी। और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, और इस पे लिख दो इसकी इक्वेशन x/4 y/3 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें लाइन और इलिप्स में स्मॉलर रीजन, यानी एक तो ये बड़ा रीजन है, एक ये स्मॉलर रीजन है, तो हमने ये रीजन फाइंड आउट करना है। और हमने इसको शेड कैसे किया, हमने इसको शेड किया y एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगाकर, और सारा जो रीजन था जहां तक शेडिंग की, इलिप्स से लाइन, इलिप्स से लाइन, इलिप्स से लाइन तक, ये सारी लाइंस आ गई, शेडिंग आ गई 0 से 4 तक। तो यहां तो क्लियर ही हो गया कि एक इंटेग्रल बनेगा और हमारा आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले क्या कुछ करना है, देखो हमने यहां y की वैल्यूज निकालनी है, यहां पर y की वैल्यूज निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से भी और 2 से भी। तो फ्रॉम 1 y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/16। तो y²/9 इज इक्वल टू 16 माइनस x²/16। तो 9 इधर भेज दिया हमने, तो y² इज इक्वल टू 9/16, 16 माइनस x²। तो यहां से y की क्या वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ का, तो 9/16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3/4, 16 माइनस x² का स्क्वायर रूट। ये तो हो गया इलिप्स में से y की वैल्यू। क्योंकि हमने क्या करना होता है, जब इंटेग्रल फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, तो इंटेग्रल करते हैं अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का
y, तो y की वैल्यू चाहिए होती है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 4, यानी कि 4 माइनस एक्स बाय 4। एलसीएम आ गया। अब 3 इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 बाय 4, 4 माइनस एक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो y है वो दोनों इक्वेशनों में से आ गया। तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल। देखो अब जो शेडिड एरिया है वो y एक्स एक्सिस पर 0 से 4 तक पड़ा हुआ है ऊपर, तो इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं वो क्या बन जाएंगी 0 to 4। और सारी जो शेडिंग वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगाई हैं हमने, वो सारी की सारी इलिप्स से स्टार्ट करके इस लाइन पर एंड कर रही हैं, यानी अपर कर्व इलिप्स है और लोअर कर्व स्ट्रेट लाइन। तो इलिप्स के y में से स्ट्रेट लाइन का y माइनस कर देना है। तो इलिप्स का y क्या है, ये दिया हुआ 3 बाय 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, माइनस ये स्ट्रेट लाइन का y है 3 बाय 4 4 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो टर्म्स हैं बीच में माइनस है dx। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा जो हमने क्या बनाया था इंटेग्रल। अब इस इंटेग्रल को सॉल्व करना कोई खास मुश्किल काम नहीं, बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखो हम इसको यहीं रख लेते हैं, सामने सामने इंटेग्रल करेंगे इसका, वेरी इजीली इंटेग्रल हो जाएगा। फिर से लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो 3 बाय 4 यहां भी है 3 बाय 4 यहां भी है, तो 3 बाय 4 आ गया कॉमन, 0 to 4 इंटेग्रल 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इसका हम ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या बन जाएगा -4 प्लस एक्स dx। देखो 3 बाय 4 तो कॉमन यहां आ गया दोनों में से, और ब्रैकेट ये खुल गया तो -4 और माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स आ गया। तो ये अब हम हटा सकते हैं। तो अब इसका इंटेग्रल करना कोई खास मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका इंटेग्रल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखने वाला हूं। ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि इन सब का इंटेग्रल होना है, x 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस 16 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 4। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और -4 का इंटेग्रल -4x, और x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to 4 हमारी आ गई लिमिट्स। अब एक बात समझना, यहां पे अगर 4 पुट करेंगे x को तो ये 16 बन जाएगा, 16 माइनस 16 ये 0 हो जाएगा, और अगर हम यहां लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर 0, तो हर तरह से ये फैक्टर तो खत्म ही हो जाएगा। अब आगे आओ, यहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो 0 के लिए ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, और ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ 4 पुट करना है हमने यहां पर, यहां पर और यहां पर। ये तो 4 पुट करके भी खत्म हो रही है और 0 पुट करके भी खत्म हो रही है। तो 3 बाय 4 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कैंसिल होके 8 हो गया। देखो 8 साइन इनवर्स 1, क्योंकि 4 बाय 4 1 हो जाएगा, -16 4 इंटू 4 प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाय 2। तो इस तरह से बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। देखो एकदम से हमें बहुत बड़ा, कई स्टूडेंट्स को ये काफी बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा होगा कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 3 बाय 4 8 इंटू साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, और -16 प्लस का 8, ये कैंसिल होके 8 आ गया। 3 बाय 4 तो ये कैंसिल होके 4 आ गया, तो 4 पाई -8।
अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, जब 4 कॉमन लेंगे तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाहर 3 रह जाएगा, इधर पाई रह जाएगा और माइनस का 2 रह जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन लो तो यहां 2 रह जाएगा, तो एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने करनी है अब सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो यहां पर अगर dy और dx को इग्नोर कर दो तो 4 टर्म्स हैं, और चारों टर्म्स में वेरिएबल्स की पावर्स सम अप करके बराबर आ रही है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो डायरेक्टली है, और यहां x इंटू वाई है, 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 1 है, तो अगर जोड़ दो तो 2, यानी कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले dy बाय dx पता करना पड़ता है, तो ये टर्म हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और अब इस dx को इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट उधर आ जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। ये क्यों, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, v भी हम फंक्शन मानकर चल रहे हैं x का, तो x का डेरिवेटिव 1 और यहां v का डेरिवेटिव dv बाय dx। तो हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू क्या है, ये v प्लस एक्स dv बाय dx, v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया देखो, वाई स्क्वायर तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो क्लियर है, और यहां x इंटू वाई है, तो x तो पहले ही था और vx आ जाएगा, x इंटू वी एक्स में क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर। अब यहां से x स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, फिर यहां से भी x स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस वी, ये हो गया कैंसल। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1। हमें वेरिएबल पहले अच्छा लगता है और कांस्टेंट बाद में, इसलिए दोनों में से माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और वी स्क्वायर पहले आ गया। अब इस v को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी। ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 तो पहले ही है, अब ये v माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा माइनस वी स्क्वायर, फिर ये माइनस 1 माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वी अपॉन वी माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, बन रह क्या गया, v माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1। हाँ, एक मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि यहां डिनोमिनेटर में प्लस था और मैंने गलती से यहां माइनस कंसीडर कर लिया, ये प्लस है स्टूडेंट्स यहां पर, तो ये प्लस रहेगा, लेकिन यहां माइनस कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन नहीं आ सकता, तो माइनस लगा रह जाएगा, तो यहां पर प्लस है और यहां माइनस लगा रह जाएगा,
तो इस वजह से क्या होगा कि ये कैलकुलेशन बदल जाएगी। तो चलो फिर इसको ठीक तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं पेज, तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू, देखो माइनस तो है ही, v स्क्वायर माइनस 1 पहले से ही मौजूद है, और v प्लस 1 जब माइनस v से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस v स्क्वायर और माइनस का v, क्योंकि 1 इंटू माइनस v आ जाएगा अपॉन v प्लस 1। तो इसे अब हम हटा सकते हैं। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर हो गया कैंसल, इज इक्वल टू, अब ये माइनस जो है इन दोनों माइनस को प्लस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा प्लस v। जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस v आएगा, क्योंकि माइनस दोनों में से कॉमन लिया हुआ है हमने। तो ये बन गया v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, इस तरह से आ गया। और माइनस हमने क्योंकि दोनों से कॉमन लिया हुआ है, इसलिए ये माइनस लगा रहेगा, इसका साइन भी चेंज हो जाना था इसलिए। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv इज इक्वल टू, ये माइनस तो लगा हुआ है, dx अपॉन x, वेरिएबल सेपरेट हो गए और इंटेग्रल कर दो इनका। तो यहां पर देखो हम देख रहे हैं कि ये v और ये v दोनों पावर 1 है, तो जब पावर बराबर हो दोनों की तो डिवाइड कर देते होते हैं। v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 डिवाइड बाय v माइनस 1, 1 से हुआ तो v माइनस 1, माइनस किया तो v से v कैंसल और 2 रह गया, तो ये इंटेग्रल बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन v माइनस 1 dv इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस लॉग मॉड x प्लस c, क्योंकि 1 अपॉन x है। अब इसका इंटेग्रल क्या बनेगा, v प्लस 2 लॉग मॉड v माइनस 1, और ये लॉग मॉड इधर ले आओ, प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू c। तो अब हम v की जगह y अपॉन x पुट करेंगे, y अपॉन x प्लस 2 लॉग मॉड y अपॉन x माइनस 1 प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू c। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन इसका और पार्ट हम अब करेंगे। तो मैंने जो इसका और पार्ट लिया है, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने रखी है वो है dy बाय dx प्लस y cot x प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वेयर cot x, वेयर y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। p आ गया हमारा cot x और q आ गया 2x प्लस x स्क्वेयर cot x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन ही स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स डायरेक्टली, तो p और q मैंने लिखा है, इसको दोबारा मैंने नहीं लिखा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इंटेग्रल e पावर में इंटेग्रल cot x dx। तो cot x का इंटेग्रल होता है स्टूडेंट्स log ऑफ sin x, तो e और log कैंसल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x। जब sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, y sin x इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x प्लस x स्क्वेयर cot x ब्रैकेट sin x dx प्लस c। अब कईयों को ये काफी मुश्किल लग रहा होगा, जबकि ये मुश्किल नहीं है, देखो कितनी आसानी से सॉल्व होगा। y sin x इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x sin x dx, ये हमने कर दिया अलग, sin x से 2x को मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया,
इंटेग्रल एक्स स्क्वायर, अब ये कॉट एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट एक्स कितना होता है, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएंगे कैंसिल, कॉस एक्स रह जाएगा, तो ये बन गया कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हमें बहुत ध्यान से सिर्फ इस इंटेग्रल को बाय पार्ट्स लगाना है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, y साइन एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x साइन एक्स dx प्लस बाय पार्ट्स में फर्स्ट हमारा जो फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो कॉस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स होता है, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x इंटेग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटेग्रल साइन एक्स dx प्लस सी। तो देखो ये इंटेग्रल और ये इंटेग्रल बिल्कुल आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट इन साइन है, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, हमें अभी y 0 और x पाई बाय 2 पुट करना है, तो वो पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, y इज इक्वल टू 0, तो यहां 0 आ गया, इज इक्वल टू x को पाई बाय 2 पुट किया तो एक्स स्क्वायर बाय 4 और इंटू साइन पाई बाय 2 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, थोड़ी जगह बची है मैं इसी में लिख देता हूं, तुमने इसके नीचे क्या लिखना है, पुट दिस इन 1, तो सॉल्यूशन आ जाएगा y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट। तो यहां हमने खत्म कर लिया सेक्शन बी, तो अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो तुम देख रहे होगे, जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड का, मैं सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा। आंसर है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, ताकि तुम खुद प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, जो कि मैंने पहले भी करवाया है, बस उसका आंसर बता रहा हूं मैं, 40x माइनस 11y माइनस 37z माइनस 161 इज इक्वल टू 0। तो और इसका जो और पार्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सिर्फ आंसर बता रहा हूं मैं तुमको, वो होगा 9/1091 स्क्वायर रूट यूनिट्स। और क्वेश्चन नंबर 11 एलपीपी का है, तो एलपीपी में भी जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो उसको सॉल्व खुद करना है, मैंने पहले भी प्रैक्टिस पेपर्स में बताया था। और इसका आंसर है मिनिमम वैल्यू ऑफ z ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 6 एट द पॉइंट 0,3 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 18 एट 6,3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये तो काफी बार डिस्कस, एक पेपर में डिस्कस करके तुम बार बार प्रैक्टिस करते रह सकते हो, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा। और ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस पेपर 4। और अब तुम अपने आप आगे तैयारी करो, अब मैं कोई प्रैक्टिस पेपर नहीं करा रहा। 1 2 3 4 4 पेपर तुम्हारे पास हैं, चारों को अच्छी तरह रिवाइज कर लो, टाइम बहुत कम है। ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में जाकर इसको 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग ज़रूर देना। मुझे पता है कि इस वीडियो में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन एक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में हो गया था, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी वीडियो बनाते वक्त मेरे लिए, तो वो हो गया। बाकी तुम्हें अगर कोई और सजेशन देनी हो तो वो ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। मेरे तरफ से बड़ा ऑल द
बेस्ट। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।